अस्सलाम वालेकुम। वी हैव डन द सर्जरी एंड पेशेंट सेफ्टी पोर्शन ऑफ माइनर्स ब्लॉक 7 मेडिसिन का हम इसके बात करेंगे। आज हम साइकेट्री और जो बीएस वाला पोर्शन है ना उसको कवर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको करेंगे फ्रॉम बुक नेम चैप्टर 3। मैं वहाँ से करवा रही हूँ बिकॉज इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इतने स्कैटर्ड थे कि वो मुझे किसी खास बुक से ना मिले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ था तो वी विल डू इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। दिस इज़ बिहेवियरल साइंसेस। पहले हम ये कवर कर लेंगे। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, पहले पेज पर हेल्थ बिहेवियर्स ही बेसिकली आपके लिखे हुए हैं। साइकेट्री के अंदर हेल्थ बिहेवियर, उनके डिफरेंट फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हो, तो वो सारा आपका इसी बीएस वाले पोर्शन के अंदर ही लिखा हुआ है। तो हम लोग यहीं से करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो पहला है जी हेल्थ बिहेवियर होता क्या है। हेल्थ बिहेवियर, इसके आपके आई थिंक 2 एमसीक्यूज आने हैं पेपर के अंदर बीएस वाले पोर्शन के, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। हेल्थ बिहेवियर रेफर्स टू एनी एक्टिविटी और एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल। हेल्थ बिहेवियर, एक तो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, आपको पता है इस पर्सन का ये बिहेवियर है। बिहेवियर किन चीज़ों से शो होता है? डिफरेंट उसके बोलने के स्टाइल से, उसके एक्शन से, ठीक है। अगर वही चीज़ टुवर्ड्स हेल्थ अगर हम उसको इंक्लाइन कर दें तो वो हेल्थ बिहेवियर बन जाएगा। तो इट इज़ अ एक्शन और एक्टिविटी टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू मेंटेन, रीस्टोर और इम्प्रूव इट्स ओन हेल्थ और वेलबींग, उसको हम कहेंगे हेल्थ बिहेवियर। उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? उसमें उसकी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, उसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं, वो सोता कितना है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है या नहीं करता, और अपने आप को अनहेल्दी बिहेवियर से अवॉइड करवाता है या नहीं करवाता, ठीक है। सीकिंग मेडिकल केयर व्हेन नीडेड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गुड हेल्थ बिहेवियर। उसके बाद है इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, क्योंकि अब देखें बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको अगर आप प्रिवेंटिव लेवल पर प्रिवेंट कर लेते हैं ना, तो वो बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाती हैं, इवन 100% प्रिवेंटिव होती हैं। तो बहुत सी ऐसी डिजीज से इन मायर्स को यूज़ करते हुए बचा जा सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान इंप्रूव किए जा सकते हैं। हेल्थ बिहेवियर एक पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस, टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। सो उसमें इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस इस तरह से है। उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो देर आर सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एक पेशेंट के अपने उसकी बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी से रिलेटेड है, लाइक उसकी अपनी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। कुछ लोग पेन को ज़्यादा परसीव करते हैं, कुछ लोगों का पेन स्टिमुलस ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। मेडिकल कंडीशंस हैं, एज फैक्टर है, दिस इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल फैक्टर। किसी की एज कम है वो और तरह से हेल्थ को लेगा, यंग पर्सन, ओल्डर पर्सन और तरह से लेता है। तो ये सारे डिफरेंस बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो बॉडी की फिजियोलॉजी, नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं, कि लाइक कुछ लोगों को लगता है कि लाइक फाइबर्स खाना डाइट में इज़ गुड फॉर हेल्थ, और कुछ लोग नहीं खाते, उनको नहीं लगता। कुछ लोग, अब जैसे साइकोलॉजिकल या कल्चरल सोशल फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्टर्स में जैसे आ जाता है वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, कुछ लोग वीगन्स हैं। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस को हम वेगन्स कहते हैं। तो कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते। ये सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। बट साइकोलॉजिकल आपकी अपनी ब्रेन परसेप्शन से रिलेटेड, आप मोटिवेटेड फील करते हैं टुवर्ड्स योर हेल्थ। कुछ लोग ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा स्टिक कर जाते हैं, कंप्लाइंट होते हैं, बट कुछ नहीं होते। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। अच्छा, अब जब हम एक पेशेंट, आपके पास एक पेशेंट आया है, उसके सिनेरियो इसका इस तरह से बन सकता है। पर्ल्स के स्टेशन पे इस तरह के बीएस के टॉपिक्स के ना सिनेरियो बनते हैं। इस तरह से बन सकता है कि एक पेशेंट आया है, उसको फैमिली लेकर आई है, और वो फैमिली ये कह रही है, उसकी रिलेटिव्स, उसके बहन भाई या उसके पेरेंट्स लेके आ सकते हैं कि ये दवाई नहीं खाता, बीमार होता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और मेडिसिन इसने नहीं लेनी, तो कंप्लाइंस नहीं है। तो फिर आप उसको कैसे, आपने काउंसलिंग करनी है, आपने उसको कुछ आईवी मेडिसिन या ऐसे कुछ नहीं देना, आपने उसको काउंसलिंग से ठीक करना है। और ऐसा पेशेंट काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। जैसे बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स हैं, उनको काउंसलिंग से ठीक करना है। तो दीज आर बिहेवियर चेंजिंग, जो आप टेक्निक्स उन पे यूज़ करते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो उसके कुछ मॉडल्स हैं कि इनको फॉलो करते हुए ना आप उनको काउंसल करते हैं। तो देर इज़ फर्स्ट वी हैव हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या कहता है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्ट्स इंडिविजुअल्स हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। इट सजेस्ट दैट पीपल्स बिलीव्स अबाउट द परसीव बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन, द परसीव बैरियर्स टू टेकिंग एक्शन। हम इसमें पेशेंट के बिलीफ चेक करते हैं, पर्सन के बिलीफ चेक करते हैं कि आइदर अगर वो ट्रीटमेंट लेगा तो वो सोचता है, क्या सोचता है कि उसको कितना फ़ायदा होगा, और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो फिर उसकी क्या सोच है कि इससे उसको किस हद तक नुकसान होगा, अगर होगा भी या नहीं होगा। उसकी सोच की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअल में तो हमें पता है ना एज ए डॉक्टर कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो ये नुकसान होगा, लेगा तो ये फ़ायदा होगा, बट इसमें हम पेशेंट का बिलीफ चेक कर रहे होते हैं। देयर परसीव ससेप्टेबिलिटी टू अ हेल्थ कंडीशन एंड द सिविरिटी ऑफ द कंडीशन। ये सारी हम पेशेंट की परसेप्शन टुवर्ड्स हिज और हर कंडीशन और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये बहुत ज़रूरी है असेस करना,
ताकि जब आप उनकी हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना पड़ेगा। In the context of pharmacological treatment, the health belief model can help understand how individuals believes about the effectiveness of medications and the perceived barriers to treatment. वो किस तरह से उनकी adherence को medical regimen से stick करने में affect कर सकती हैं। Let's take an example of peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर है, आप परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी पेशेंट्स, आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हैं। पेशेंट्स विद अ फैमिली और हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज में परसीव देमसेल्व्स एज ससेप्टेबल टू डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर। अब ये पेशेंट की थॉट है कि वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स को पेप्टिक अल्सर था तो मुझे भी हो जाएगा। ये परसीव ससेप्टेबिलिटी है कि ये डिजीज़ मुझे हो सकती है। फिर परसीव सिविरिटी क्या है, उसको ये पता चला कि मेरे दादा मामा, मेरे माँ बाप में से कोई पेप्टिक अल्सर से उसकी डेथ हो गई थी, तो मुझे भी पेप्टिक अल्सर से मेरी डेथ हो जाएगी या मुझे कैंसर हो जाएगा। यानी कि उसको सिविरिटी बहुत ज़्यादा लगती है डिजीज़ की, परसीव सिविरिटी इसको हम कहेंगे। इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। उसके बाद है परसीव बेनिफिट्स। फिर वो पेशेंट ये सोचता है कि हाँ, अगर मैं लाइफस्टाइल चेंज करूँ, मैं अपनी डाइट ठीक करूँ, तो मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक है, और इसके ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह का पेशेंट जो परसीव बेनिफिट्स को फील कर रहा है, तो फिर वो मोर लाइकली टू एडहियर टू द ट्रीटमेंट प्लान, टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एज वेल, ठीक है। और परसीव बैरियर्स क्या है कि फिर हम देखेंगे कि उसको क्या चीज़ ऐसी लगती है जो उसकी और ट्रीटमेंट के दरमियान में रुकावट हायल कर रही है। समटाइम्स कुछ लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बैरियर हो सकता है। फिर हम उनको कुछ एनजीओज़ को, कुछ सोशल सर्विसेज को रेफ़र करते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आया है कि उसको, ताकि वो अफोर्ड कर सके मेडिसिन ना, ठीक है। तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हेल्थ बिलीफ मॉडल। दैट्स इट अबाउट हेल्थ बिलीफ मॉडल। उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। सो द नेक्स्ट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में हम पेशेंट से पूछते नहीं हैं चीज़ें, हम उनके अटायर से, उनकी फिजिकल अपैरेंस और बॉडी लैंग्वेज से असेस करने की कोशिश करते हैं कि उनके बिहेवियर्स कैसे होंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है फैक्टर पर्सनल एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। पर्सनल एटीट्यूड्स में देखें, अब अगर हम उस पर्सन को लेट सपोज किसी चीज़ की तस्वीर दिखाएं और वो कहे हाँ ये अच्छी है, तो इसका हमें पता चलेगा कि अगर हम इसको ये चीज़ दें तो ये उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन होगा उसका। लाइक दिस, पर्सन एटीट्यूड टू एन इशू कैन हेल्प प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। उसका एटीट्यूड हम देखेंगे टुवर्ड्स एन इशू, तो हमें इससे पता चलेगा कि अच्छा हाँ, इसका बिहेवियर इस चीज़ के रिलेटेड ऐसा होगा। लाइक एटीट्यूड टू एक्सरसाइज प्रिडिक्टिंग लाइकलीहुड ऑफ एक्सरसाइजिंग, कि अगर हम उसको एक्सरसाइज का कहें तो वो करेगा या नहीं करेगा। सब्जेक्टिव नॉर्म्स के हम उससे उसके कल्चरल, सोशल और पीयर ग्रुप नॉर्म्स पूछ सकते हैं या उसके अटायर से देख सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे हाँ ये इस चीज़ को, अगर हम इसको इससे मना करें या इस चीज़ पर लाने की कोशिश करें तो ही कैन फॉलो दैट। लाइक फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू द जिम सो यू लेस लाइकली टू। तो इस तरह से ये नॉर्म्स में आ जाता है। परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल का मतलब होता है अ पर्सन बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन वेदर दे फील दे कैन कंट्रोल द आउटकम। फॉर एग्जांपल, बिलीव दैट यू कैन लूज वेट और इफ़ यू ट्राई सो यू आर मोर लाइकली टू गो ऑन अ डाइट। लाइक कि अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ मैं वेट लूज़ कर सकता हूँ, तो फिर वो फॉलो करेगा ना कुछ ऐसा जिससे वो वेट लूज़ कर सकता है। जिसका बिलीफ ही नहीं है कि मैं वेट लूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो तो फिर फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। उसके बाद आते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल के ऊपर। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज क्या कहता है? इट सेज कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब हर स्टेज के डिफरेंट फीचर्स हैं और हर स्टेज के फीचर्स के अकॉर्डिंग हम उस पर मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं। जैसे पहली स्टेज है प्री कॉन्टेम्पलेशन। अब इसमें आपको हो सकता है कुछ लोग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मिलें, या एक पर्सन को अगर आपने ये वाला मॉडल फॉलो करना है तो बारी बारी इन स्टेजेस से गुजारना पड़ेगा। जैसे पहली स्टेज है प्री कॉन्टेम्पलेशन। इसमें जो पेशेंट होगा या जो पर्सन है, ही और शी विल डिनाई ए प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक इसमें आप वो प्रॉब्लम को ही डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ये डिजीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? एनकरेज इंट्रोस्पेक्शन, यूज पेशेंट्स पर्सनल प्रायोरिटीज इन एक्सप्लेनिंग रिस्क। आपने पेशेंट को उसकी प्रायोरिटी की लैंग्वेज के अंदर रिस्क समझाने हैं कि इस डिजीज़ के ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आप इन सबसे एक्सपोज थे, आपको ये बीमारी हुई है, और आप अपनी अवेलेबिलिटी पेशेंट को अफर्म करेंगे कि आपको अगर आप इलाज नहीं कराएंगे आपको ये चीज़ें हो सकती हैं और आपको हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है, हम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। दिस इज़ प्री कॉन्टेम्पलेशन। उसके बाद आता है कंटेम्पलेशन। उसमें एक्नॉलेजेस प्रॉब्लम। इसमें पेशेंट, उसको पता है मुझे बीमारी है, बट ही और शी इज़ एम्बीवेलेंट और अनविलिंग टू चेंज। वो एम्बीवेलेंट का मतलब है वो उसकी एक न्यूट्रल सी है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बीमारी है तो है ना, वो उसको बुरा अज्यूम कर रहा है ना उसको वो अच्छा अज्यूम कर रहा है, और वो उसको कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो इसमें आप मोटिवेशनल स्ट्रेटजी एज अ डॉक्टर क्या यूज़ करेंगे? आप यू विल डिस्कस प्रोज ऑफ चेंजिंग एंड कॉन्स ऑफ मेंटेनिंग करंट बिहेवियर। आप उसको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। सजेस्ट मीन्स टू सपोर्ट बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन और डिटर्मिनेशन। अब इसमें पेशेंट को पता भी चल गया प्रॉब्लम है उसको, वो चेंज को अडेप्ट करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। सो ही इज़ कमिटेड टू एंड प्लानिंग फॉर बिहेवियरल चेंज। इसमें आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे, आप उसको इनकरेज करेंगे, आप उसको इनकरेज इनिशियल चेंजेस, प्रमोट एक्सपेक्टेशन फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू असिस्ट इन प्लानिंग, ठीक है। ये तो सबसे अच्छी स्टेज है ना कि वो सारा कुछ करने को रेडी हो गया, बस आपने उसको मोटिवेट करना है, उसको चीज़ें बतानी है। उसके बाद है एक्शन और विल पावर। अब वो पेशेंट इतना अच्छा है कि उसके अंदर विल पावर भी है, उसके अंदर एक्शन भी है कि आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू डिफीट दिस डिजीज़, ठीक है। सो ही फॉलोज व्हाट यू टेल्स हिम टू डू, एग्जीक्यूट्स अ प्लान एंड डेमोन्स्ट्रेट्स अ चेंज इन बिहेवियर, असिस्ट विद स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ एफिकेसी। अब यहाँ पर तो आप उसको बता रहे हैं ना कि ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ये करना है, यहाँ पर वो आप उसको बता भी रहे हैं और वो उसमें आपको भी असिस्ट कर रहा है और अपने आप को उसमें करने की फुल कोशिश भी कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। कोपिंग विद सिचुएशंस दैट ट्रिगर्स ओल्ड बिहेवियर, उनको भी कोप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है मेंटेनेंस, न्यू बिहेवियर बिकम सस्टेन्ड। अब वो जो यहाँ तक न्यू बिहेवियर उसके अंदर आया है, जो हमने उसका बिहेवियर पिछला चेंज किया है, अब वो उसके अंदर सस्टेन करेगा, मेंटेन करेगा और उसकी अपने लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी में वो एक इनकलकेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो इस स्टेज पर आ गया है। इसमें आप क्या करेंगे, रीइंफोर्स डेवलपिंग हैबिट्स, इवैल्यूएट करें, मिटिगेट करें, जो रिस्क्स हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें और उसकी प्रोग्रेस को प्रेज करें, उसको मोटिवेट करें, ठीक है। उसके बाद रिलैप्स, ये मतलब रिग्रेशन है टू द प्रायर बिहेवियर, यानी ये जो ऊपर हमने जितना कुछ पढ़ा ना इन सब का उल्टा हो जाए, मतलब वो अपने पुराने बिहेवियर पर वापस जाने की कोशिश करे। तो इसमें विच डज नॉट ऑलवेज अकर, बट इसमें क्या करेंगे, वेरीज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रिग्रेशन, कि अगर उसका जितना रिग्रेशन होगा ना उस बेस पर आप उसको मैनेज करेंगे। पूरा 100% तो बहुत कम रिग्रेशन होती है। encourage return to changes, provide reassurance that change remains possible। आप उसको चाहे अगर वो रिवर्ट हो भी गया है तब भी you always tell him or her के change is always there, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं खुद को और it is always possible to treat or to get treatment, ठीक है। so this was trans theoretical model। ये हमारे पास भी आपके BS से रिलेटेड सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को दोबारा हम देख लेते हैं। तो हमने सारे बिहेवियर्स पढ़े और उनके मॉडल्स भी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद है जी कॉमन एथिकल डायलेमास रह गए हैं।